हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी? फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन एकदम मस्ती के साथ वापस आ गए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 यानी कि वाटर। पानी क्या होता है भैया, ये भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, पढ़ना पड़ेगा तुमको, बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें। बट आज तुम पानी के बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हो, तो चैप्टर और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे। उतना बताऊंगा जितना आपके लिए ज़रूरी होगा और जितना आपके एग्जाम में आ रहा होगा, है ना। चक दे फट्टे बल्ले बल्ले, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले टॉपिक छोड़ो जी, शुरू ही कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर साइकिल। होता क्या है वाटर साइकिल, और वाटर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में दरअसल किस तरीके से घूम रहा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, वाटर जो है हर जगह प्रेजेंट है, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, सीज में, राइट। द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। अब क्योंकि वाटर जो है इतनी जगह पे है और वहाँ पे धूप आ रही है, हीट हो रहा है। हीट होते ही वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होने लग जाता है। 6th क्लास याद आ रही है साइंस? इवेपोरेशन होता है तो पानी बन जाता है भाप, दैट इज वाटर वेपर। नाउ व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड। और वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो वेपर से बनना सॉलिड, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। याद है, कंडेंसेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड। उसके बाद वो वापस से रेन बन के या स्नो बन के या स्लीट बन के, स्लीट कुछ नहीं मतलब जैसे ओस कहते हैं, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में वो वापस से ज़मीन पे आ सकता है। और ये प्रोसेस कहलाता है प्रेसिपिटेशन। क्यों? क्योंकि सॉलिड है और क्या बन गया, लिक्विड। ये क्या है, रेन हो रही है, तो दिस इज प्रेसिपिटेशन। याद आया? शाबाश। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली changes its form and can circulate between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. Most important definition पक्का आ रही है, पेपर आउट है तुम्हारा। ठीक है, पहले ही बता दिया, तो अब इसको रट लो। क्या है वो प्रोसेस जिससे वाटर कंटिन्यूसली घूमता है, किस किस के बीच में, ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, उसे कहते हैं वाटर साइकिल। अब बात करते हैं टेरेरियम की। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। अरे सिंपल सी बात है, स्मॉल हाउस प्लांट्स को रखने के लिए जगह होती है, वो टेरेरियम होती है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। फ्रेश वाटर के सबसे मेजर सोर्सेज कौन से हैं? आपका एक तो रिवर है, नदियाँ, पॉन्ड्स हैं, और उसके अलावा पॉन्ड्स क्यों है, क्योंकि वहाँ पे रेन वाटर इकट्ठा हो जाती है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग पानी के अंदर से जो फुव्वारा फूट जाता है, और ग्लेशियर है, जमी हुई बर्फ़। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। पर वहीं पे हमारी जो ओशन बॉडी और जो सीज हैं, जो हमारी अर्थ का लगभग 90% वाटर है, वो कैसा है, वो अनड्रिंकेबल है, वो हार्मफुल वाटर जो हम पी नहीं सकते। तो की बात है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट। और इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा होता है, कॉमन सॉल्ट, जिसे हम नमक कहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा है। अब वाटर बॉडीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेलाइन वाटर, सबसे पहले सेलाइन वाटर जिसे मैंने बोला ना 90% से ज़्यादा है, वो है 97.3%। सोच रहे हो कितना ज़्यादा है। फ्रेश वाटर की बात करें तो कितना है, आइस कैप में है 2.0%, ग्राउंड वाटर का है 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स में तो 0.0009% है। इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक में इतना कम, देख रहे हो कितना ज़्यादा कम पानी है हमारे पास एक्चुअली में। बट हमें लगता है कि अरे हमारे पास बहुत पानी है यार, हम अंधों की तरह बहाते हैं, राइट। चलो कोई नहीं, आपको समझना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे नंबर याद कर लो और कुछ भी लिख देना, 9 की जगह 8 भी कर दोगे ना, टीचर नहीं कहने वाला तुम्हें, कुछ ट्रिक्स हैं, समझ जाओ, शाबाश। अब बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन के बारे में। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली एंड नेवर स्टिल। ओशन का पानी कभी रुकता नहीं है, हमेशा इधर से उधर मूव करता रहता है। और क्यों मूव करता रहता है, ये जानेंगे आज हम। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज। अब जो मूवमेंट होता है पानी का ओशन में, उसको आप मोटा 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। पहली होती है वेव्स, एक होती हैं टाइड्स, और फिर होती है करंट्स। अब इनके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाइफ टाइम काम देगा भाई। कहीं बात होगी वेव, टाइड, करंट में डिफरेंस क्या है, तुम्हें पता ही नहीं होगा, लोग कहेंगे अनपढ़ है, कहाँ से आया है। तुम्हें पता होना चाहिए, मूवीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है, ठीक है। और सच्ची बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ना मुझे अपने टाइम पे जब मैं था, मैंने क्या करा, मस्ती में इतना ध्यान नहीं दिया, सोचा ये तो पढ़ाई है यार, कौन करे, बस याद करा और भूल गया। बट बिलीव मी, लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आए जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ, काश उस समय थोड़ा समझ लिया होता, बस काम आ जाता। फिर गूगल करना पड़ता है, टाइड्स क्या होता है, करंट्स क्या होता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं वेव्स की। वेव क्या होता है, वेव व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस और द ओशन राइजेज एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव।
तो देखो वाटर का जो सरफेस है ओशन का, वहाँ पानी है, किसी जगह पे उठा और किसी जगह से कम हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं वेव। क्या? कहीं से उठा और कहीं पे कम हो गया। समझ में आ गया वेव? एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन पानी के अंदर, लैंडस्लाइड हो जाना, ये सब क्या है? ये वो है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, और इन बड़ी बड़ी वेव को इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जो पूरी पूरी धरती बहा देती हैं, उन्हें कहते हैं सुनामी। तो सुनामी भी क्या है? एक लार्ज वेव है। ठीक है, चलो। और लार्जेस्ट सुनामी आज तक की 150 मीटर हाई जो है अभी तक की रिकॉर्ड है। दीज वेव ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर्स पर आवर। आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हो ना, 80 किलोमीटर पे ऐसा आंसू निकलने लगते हैं आंखों में से। सोचो ये जो है ना 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करते हैं और 150 मीटर ऊंचे होते हैं। तो इसीलिए पूरी पूरी बिल्डिंग ढह जाती हैं। 2004 में एक ऐसी सुनामी आई थी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड में है, जो कि पूरा का पूरा सुनामी के बाद अंदर ही चला गया। अगला टॉपिक आता है टाइड्स। अब यहाँ से होती कंफ्यूजन शुरू। वेव तो आप सबको पता होती है, बट टाइड्स हमें नहीं पता होती क्या होती है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। क्या? ध्यान से समझो, पानी का ऊपर होना फिर नीचे होना। ऊपर होना मतलब पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, पूरा का पानी ऊपर गया फिर नीचे गया। ये जो है ना रिदमिक, ऊपर नीचे। आप देखो पानी देखोगे ना, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, और दिन में ये 2 टाइम होता है। इसे कहते हैं टाइड्स। अब और समझते हैं। When water covers much of the shore by rising to its highest level, it is a high tide. कभी आपने देखा है कि अगर देखो मैं बताता हूँ, ये एक तो पहले ये जगह क्लियर करते हैं। हाँ जी, अब देखो मानो ये बीच है, ये साइड बीच है और ये साइड समुद्र है, इधर समुद्र है। ठीक है, अब कभी आपने देखा है कभी कभी पानी बहुत आगे तक आ जाता है, इतनी आगे तक कि लोग बेचारे उसके अंदर, लोगों के लेटे हैं उन तक पानी आ गया। मूवीज़ या शिनचैन विंचैन में देखा होगा, है ना। उसे कहते हैं हाई टाइड आ जाना। समझ रहे हो हाई टाइड क्या होता है? जब पानी ज़्यादा आगे तक चला गया। व्हेन वाटर फॉल्स टू इट लोएस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द शोर। अब एक टाइम ऐसा है कि पानी यहाँ तक आता था, बट इस बार बस यहीं तक आ रहा है और वापस चला जा रहा है। इसे कहते हैं लो टाइड। क्लियर? अब ये टाइड्स किसकी वजह से होती है? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। अब सोचो कि पता ही होता क्यों। अब पानी है, पानी पे भी ग्रेविटी लगती है, ठीक है, और हमारे अर्थ की ग्रेविटी है एक अपनी, जिसकी वजह से हर चीज़ नीचे खिंच रही है। बट सन जो है और क्या है, और जो मून है, तो दिन में सन रात में मून, इन दोनों की ही ग्रेविटी हमारे पानी पे काम करती है और पानी को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से पानी बेचारा कभी इधर जाता है, फिर उसे अपनी ग्रेविटी याद आती है, फिर वापस आ जाता है, फिर कभी इधर जाता है, अपनी ग्रेविटी याद आती है, फिर वापस आ जाता है। समझ रहे हो? तो ये टाइड होता है। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause a high tide, है ना, बताया मैंने आपको। तो वो वाला पानी, वो समुद्र का वो पार्ट जो सन के सबसे सामने है इस समय, वो सन खींचने की कोशिश करता है अपनी ग्रेविटी की मदद से, और उस समय आती है हाई टाइड। अब एक होती है स्प्रिंग टाइड। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन, मून एंड द अर्थ आर इन सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। अब देखो वो समय जब फुल मून होता है, एकदम पूरा मून दिख रहा होता है, या फिर न्यू मून होगा, एकदम नया नया शुरू होता है, उस पर्टिकुलर दिन पे सन, मून और अर्थ ये सब एक ही लाइन में होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाईएस्ट टाइड्स देखने को मिलती हैं, और इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। क्लियर? शाबाश। अब ध्यान से देखो, स्प्रिंग टाइड, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। सन ने ग्रेविटी लगाई इधर, मून की भी ग्रेविटी लगाई इधर, तो बेचारा पानी क्या खींचने की बहुत कोशिश कर रहा है, इसीलिए स्प्रिंग टाइड हाई टाइड हो जाती है। ठीक है, इवन ये हो गया न्यू मून, और ये आपका ये क्या हो गया न्यू मून, ये हो गया आपका फुल मून, और आप दोनों में देख सकते हो दोनों में ग्रेविटी एकदम मैक्सिमम काम करेगी। एक होती है नीप टाइड्स। क्या होती है नीप टाइड्स? बताता हूँ। When the moon is in the first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the earth, resulting in low tide. This tide is called neap tide. फोटो में देखो, ये सन है इधर, ये मून है इधर, जिसकी मदद से क्या, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ग्रेविटी इधर भी खींच रही है, इधर भी खींच रही है, तो पानी बेचारा जाता है इसके रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, और ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि वो भाई सिंपल सी बात है, ना इधर खींच रहा है ना इधर खींच रहा है, और अर्थ भी खींच रही है, तो उस समय क्या आती है, कम टाइड्स आती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, नीप टाइड्स कहते हैं। क्लियर?
अब टाइड्स की इंपॉर्टेंस भी समझ लो। हाई टाइड्स जो होती हैं क्या करती हैं, नेविगेशन में हेल्प करती हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स विच हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। हाई टाइड मतलब पानी ज़्यादा आगे ले जा रहा है आपको बहुत ईजिली, क्योंकि पानी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है हाई टाइड में, है ना, तो इसीलिए शिप्स के लिए आसान होता है उस समय चलना, ज़्यादा स्पीड से शिप्स चल पाती हैं। हाई टाइड और क्या हेल्प करती हैं, फिशिंग में हेल्प करती है, क्योंकि उस समय हाई टाइड्स में क्या होता है, बीच की तरफ ज़्यादा पानी आ जाता है, तो ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा मछलियाँ मतलब ज़्यादा अच्छी फिशिंग हो रही है। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. और यही जो rise और fall है ना, डैम में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लास्ट टॉपिक अपना है ओशन करंट्स। क्या होता है ओशन करंट, समझते हैं। The streams of water flowing constantly on the ocean surface is in definite direction are called ocean currents. क्या होता है, जब भी कभी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट पानी फ्लो करने लग जाता है ना, उसे करंट कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा पानी कहीं कहीं पे गोल गोल बवंडर बन जाता है, तो ये क्या है, एक ओशन करंट है, जहाँ पे पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार घूम रहा है, उसे कहते हैं करंट्स। ओशन करंट आर ऑफ टू टाइप। पहले होते हैं वार्म ओशन करंट, दो तरह के होते हैं, एक तो गर्म वाले। दीज ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाले एरिया में होते हैं ये, और इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, एंड मूव टुवर्ड्स द पोल, और किसकी तरफ चलते हैं, पोल्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम कोल्ड ओशन का, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कोल्ड ओशन करंट की। ये वो होते हैं जो अपने साथ वाटर कैरी करते हैं पोलर हायर एल्टीट्यूड से और लोअर लैटिट्यूड्स पे, और कहाँ ले जाते हैं, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ईजी लैंग्वेज समझाता हूँ। ये अर्थ है, ठीक है, एक साइड बनाता हूँ मैं, उससे समझ जाओगे। ये इक्वेटर है, ये पोल्स हैं, तो यहाँ पे जो पानी उठ के इधर की तरफ जाना चाह रहा है, जब ये वाला जो करंट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वार्म ओशन करंट्स, क्योंकि इधर धूप सबसे ज़्यादा है तो इधर का ओशन वार्म है, तो इसीलिए ये वार्म ओशन करंट है। नाम समझ में आ गया। इधर पानी ठंडा है ना, ठंडा पानी है पोल्स पे, और ठंडा पानी कहीं भी जा रहा है उसे कहते हैं कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के लिए लेब्राडोर ओशन करंट एक नाम है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझ लो। तो ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। एक जगह के ओशन करंट कैसे हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा। वार्म करंट जो होते हैं वार्म टेम्परेचर लाते हैं किसी सरफेस पे, ठीक है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे एक कोल्ड ओशन करंट और एक वार्म ओशन करंट मिल रहा है, समझ लो वो बेस्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भयंकर फिशिंग हो सकती है। क्यों, क्योंकि रहने के लिए, सो तुमने कभी नहाया है, हाँ ऑब्वियसली तुम रोज़ नहाते होगे, ठीक है, बट इन द सेंस तुम कभी कभी तुमने ठंडे पानी से नहाया होगा गर्मियों में, और कभी कभी तुमने सर्दियों में गर्म पानी से नहाया होगा। बट कभी बताओ मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, जब आपको परफेक्ट टेम्परेचर मिले, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, एकदम जो हम चाहते हैं। तो सेम मछलियों के लिए भी, मछलियाँ भी उसी टेम्परेचर में रहती हैं, इसीलिए वहाँ पे सबसे जल्दी फिशिंग हो जाती है। सीज अराउंड जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसके एग्जाम्पल हैं। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। अब भले ही फिशिंग के लिए ईजी है, बट हमारी मदर नेचर ना बहुत ही स्मार्ट थी, उन्होंने ठीक है बोला इजी है, बट हर बंदा वहाँ नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि उन्होंने वहाँ का वेदर फॉगी बना दिया। हमारा नेचर क्या करता है, वहाँ का वेदर फॉगी रखता है, जिसकी वजह से नेविगेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। एंड विद दिस लो जी 13-14 मिनट में पूरा चैप्टर हमने कर लिया है, फटाफट फिनिश, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब आपको जाना है क्या करना है, अब आपको इसकी क्वेश्चन आंसर्स वीडियो देखनी है, सो दैट मैं आपको प्रूव कर सकूं कि जो मैंने पढ़ाया है वो एज इट इज क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपको चैप्टर पे कॉन्फिडेंस भी आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, क्या कर रहे हो, है ना, अच्छे कमेंट्स भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।